Hi guys, welcome back to my channel Learn to Understand, and in today's video I'm going to help you understand a new chapter, that is machines. And the levels part is cut, so we're not going to do that. Okay, so please guys, if you want me to put more such videos in, please press the like button so that I get motivated and put more such videos. And machines, it is a common experience that it is easier to open a nut by the use of a wrench than to open it by a hand. है ना? What is a wrench? Let me draw and show you. This is a wrench. If this is a nut and you want to open the nut, something like this, you will use this tool called wrench, right? But if you try to open it with the help of a hand, is it easier to open with the hand or easier to open with the wrench? It is obviously easy to open it with the help of a wrench. है ना? wrench से easy क्यों होता है? Because वो एक machine है. ठीक है, अगर हमें कोई भी से वाटर ड्रॉ करना हो, तो अब आप बताओ कि आप उसको ऐसे ही वाटर को ड्रॉ कर लोगे कि अगर आपको मतलब कि अगर आपको वेल में से वाटर ड्रॉ करना हो, कि अगर आप पुली से करते हो तो वो इजी होता है. ऑब्वियस है कि जो पुली से हम वाटर ड्रॉ करते हैं, दैट इज फार अवे इजियर देन दैट ऑफ द विदाउट पुली, है ना. और अगर आप देखो, मान लो कोई लोड ऐसे पड़ा है, ये कोई लोड है ना, इट इज डिफिकल्ट टू लिफ्ट अप द लोड वर्टिकली. अगर हम इसको ऐसे लिफ्ट अप करेंगे तो इट्स डिफिकल्ट, बट मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन से आप इसको लिफ्ट अप करते हो, है ना, तो यहाँ पे स्लाइड होके आपके पास पहुंच गया लोड, राइट. सो दिस इज एन easier थिंग. We can find many such examples in our daily life wherein the use of a machine such as a wrench, a pulley, inclined plane makes the job easier. अब washing machines भी हमारा काम कितना easy कर देती हैं. अगर हम हाथ पे कपड़े धोने, it's very difficult. और staplers हम use करते हैं, scissors हम use करते हैं, है ना. These are all machines. Okay. Now, functions and uses of simple machines. The machines perform the following function. They are useful to us in the following four ways. The first is in lifting a heavy load by applying a less effort. That is as a force multiplier. ठीक है, जो machines होती हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं? फोर्स मल्टीप्लायर. मतलब कि आप हैवी लोड को लिफ्ट कर रहे हो और बहुत ही कम आप एफर्ट लगा रहे हो. एग्जांपल देखते हैं. A jack is used to lift a car. A bar is used to lift a heavy stone. An inclined plane is used to transfer a load from a ground to the higher level. Pulleys are used to lift a heavy load. In all these examples, the effort is less than the लोड, है ना. जो एफर्ट अप्लाई हो रहा है वो कंपैरेटिवली कम है उस लोड से. ठीक है, तो वो क्या कैसा करता है? इट बेसिकली एक्ट्स एज द फोर्स मल्टीप्लायर. फोर्स कैसे मल्टीप्लाई हो गया? एफर्ट कम लग रहा था, तो बाय अप्लाइंग लेस एफर्ट ओनली वी कुड easily lift a heavy load. In changing the point of application of effort to a convenient point, अब आपने एफर्ट का जो पॉइंट है वो ही चेंज कर दिया. मान लो अभी आप एफर्ट जैसे लगाए थे, आपने वो यहाँ पे लगा दिया. ठीक है. द व्हील ऑफ अ साइकिल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ अ चेन बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पेडल, है ना. हम पेडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो व्हील है वो रोटेट करता है साइकिल का. thus the effort is applied on the pedal instead of applying it directly on the wheel. अब एफर्ट कहाँ लगा है? एफर्ट पेडल पे लगा है और डायरेक्टली व्हील के ऊपर नहीं लगा है. ये चीज समझते हो? फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, है ना. अब देखो, अपने पॉइंट चेंज करा था अभी तो एफर्ट का. सॉरी, तो व्हील ऑफ साइकिल है ना, आपने कहता था एफर्ट जो है वो पेडल पे अप्लाई हो रहा है और हम व्हील पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर रहे हैं, राइट. फिर भी हम देखो कर पा रहे हैं, है ना. अब थर्ड, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. अब आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो एफर्ट का. पहले आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया था, जहां पर लग रहा था आपने वो पॉइंट चेंज किया था. अब आप क्या कर रहे हो? अब आप उस एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हो. ठीक है. A single fixed pulley is used to lift a bucket full of water from the well by applying the effort in the downward direction instead of applying it upwards when the bucket is lifted without the use of a pulley. ठीक है. क्या कहा? एक सिंगल फिक्स पुली है आपके पास, आप उसको यूज कर रहे हो लिफ्ट करने के लिए एक बकेट जो कि वाटर से भरी हुई है ना, फ्रॉम द वेल बाय अप्लाइंग द एफर्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगा रहे हो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट अपवर्ड्स. जबकि आप पुल कहाँ कर रहे हो? आप उसको पुल अपवर्ड्स कर रहे हो, बट आप एफर्ट कहाँ लगा रहे हो? डाउनवर्ड, है ना. तो व्हेन द बकेट इज लिफ्टेड अप विदाउट द यूज ऑफ पुली.
फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, है ना, मतलब कि ग्रेटर मोमेंट ऑफ लोड बाय स्मॉलर मोमेंट ऑफ एफर्ट। अभी मैं आपको समझा दूँ इसके बाद मैं आपको इजी टिप्स दूंगी इसको करने के। When a pair of scissors is used to cut the cloth, अब आपने scissors यूज करे किसी क्लॉथ को कट करने के लिए, तो its blades move longer on the cloth while the handles move a little, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आपको स्पीड चाहिए तो आप ब्लेड्स को तो हाथ नहीं लगाओगे, आप किसको हाथ लगा रहे हो, आप हाथ लगा रहे हो उसके जो हैंडल्स होते हैं उनको, है ना। आप उनको लिटिल से ही आप बहुत आराम आराम से मूव कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डीप कट आ जाता है। हियर द एफर्ट इज मोर देन द लोड। अब क्या ज्यादा है यहाँ पर, एफर्ट जो है वो ज्यादा है किससे, इट इज ग्रेटर देन द लोड। हेंस वी कैन डिफाइन अ मशीन, a machine is a device by which we can either overcome a large resistive force at some point by applying a small force at a convenient point in a desired direction, or by which we can obtain a gain in speed. तो मशीन क्या है, एक मशीन ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से या तो हम किसी लार्ज फोर्स, जैसे लार्ज मतलब हैवी लोड को हम ओवरकम कर सकते हैं सेम पॉइंट पे स्मॉल फोर्स लगाकर, या एट अ कन्वीनियंट पॉइंट मीन जो हमें अच्छा लगता है, या फिर हम एक डिजायर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं, या फिर हम स्पीड में गेन डाल सकते हैं। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। अब जैसे फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में अब लोड जो है दैट इज ग्रेटर देन एफर्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपके पास बुक्स है तो प्लीज आप लोग भी लिख लीजिए। अगर लोड एफर्ट से ज्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपको आगे जाकर मैं सब समझाती हूँ, बट अभी के लिए आप ऐसे लिख दो एम ए ग्रेटर देन वन, और लिख दो ओके, बस इसमें इतना लिखना। सेकेंड केस में इसने कहा चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब इसमें लोड इज इक्वल टू एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वन। मैं बताती हूँ क्या है, बेसिकली लोड अपॉन एफर्ट होता है। थर्ड, इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, किसी कन्वीनियंट डायरेक्शन पे एफर्ट का डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं। इस केस में आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल सेम, L is equal to E and MA is equal to 1. Now in the fourth case, effort is greater than load. If effort is greater than load, MA is less than 1. ठीक है, प्लीज राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिकल एडवांटेज, अब मैकेनिकल एडवांटेज होता है क्या है, रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट इन अ मशीन यूज्ड टू ओवरकम अ सर्टेन लोड इफ द एफर्ट नीडेड इज लेस देन द लोड, है ना। अगर आपने मशीन लेना है किसी लोड को ओवरकम करने के लिए, द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड इज लेस देन द लोड, देन द मशीन हैज अ मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन। क्या बात हो रही है कि अगर एफर्ट आपको कम चाहिए लोड से तो ग्रेटर देन वन होती है मैकेनिकल एडवांटेज। सेम केस मैंने अभी ऊपर वाले में करवाया आपको, ये देखिए द फर्स्ट वन, ये वाला, ओके। while if it needs effort greater than load, it has a mechanical advantage less than one। ये हमने फोर्थ वाले में किया है ना, mechanical advantage is less than one when effort required is more than the, एक मिनट greater than effort than the load, है ना, effort is greater than the load, उसमें load is greater than effort, right। तो अब चलते हैं, a machine has the mechanical advantage equal to 1 if the effort needed is equal to the load. A machine having the mechanical advantage greater than 1 works as a force multiplier, while the machine having mechanical advantage less than 1 gives us the gain in speed। ठीक है, जिसके mechanical advantage 1 से कम होगी वो हमें speed में gain देगा, जिसके mechanical advantage 1 से ज़्यादा होगी वो एक force multiplier की तरह काम करेगा। The machine having the mechanical advantage equal to 1 is generally used to change the direction of effort as there is no gain in force or speed। अब जो मशीन जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 की इक्वल है हम उसको यूज करते हैं, इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट एज देयर इज नो गेन इन फोर्स और स्पीड। ठीक है, वो एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ओके। Since mechanical advantage is the ratio of two similar quantities, it has no unit, है ना। mechanical advantage कोई unit नहीं, because load and effort both are forces, ये forces हैं दोनों। ठीक है, velocity ratio again an important term, please guys make
a note of all these important terms and ये नो यूनिट वाला भी याद रखना बहुत बार पूछा जाता है. अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की. द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन, VE by VL. ठीक है. अब उसने कहा ये प्लीज फॉर्मूला लिखना है आपने. इफ DL एंड DE आर द डिस्टेंसेस मूव्ड इन द सेम टाइम t by the load and the effort respectively, will please take a look at this. Let's read it for a minute. क्या कहा है उसने? DL and DE are the distances that are moved in the same time t by the load and effort respectively. So velocity of load is would be what? We know velocity is distance upon time, displacement upon time. So velocity of load would be DL by T and velocity of effort would be DE by T, है ना. अब हमें पता है velocity ratio क्या है? Velocity of effort upon velocity of load, that is DE by T upon DL by T. So TT get cancelled and what you get is DE by DL. Okay. So this is also an important observation. Usually questions are asked. Thus the velocity ratio is also defined as the ratio of displacement of effort to the displacement of load. I hope so you've understood this because it's very important, right? Now I just give you time to understand it. I paused in between so that you all can go through what I've explained. Okay, so a machine in which the displacement of load is more than the displacement of effort is said to have the velocity ratio less than 1. जिसमें displacement load की जो है वो effort की displacement से ज़्यादा. Okay, now let's talk about the principle of a machine. When energy is supplied to a machine by applying the effort, it does some work, है ना. जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं मशीन को एफर्ट अप्लाई कर तो ऑब्वियस है वो कोई काम करती है, यूजफुल काम करती है इनफैक्ट. So the point at which energy is supplied to a machine by applying the effort is called the effort point, and the point where the energy is obtained by overcoming the load is called the load point. ठीक है. तो जिस पॉइंट पे एनर्जी सप्लाई करी जा रही है एफर्ट के थ्रू उस पॉइंट को कहते हैं एफर्ट पॉइंट, एंड द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड is called the load point. ठीक है. So input energy is equal to effort into displacement of the point on application of the effort. Output energy क्या होती है? Work done at the load point, that is load into displacement of the point of application of the load. So you should know what is input energy and what is output energy. Input energy is effort into displacement of point of application of effort, and output energy is load into displacement of point of application of load. Okay. Now, from the law of conservation of energy, it is quite obvious that the useful work done by a machine, मतलब कि जो output energy है machine की output energy क्या है? Load into displacement of load, है ना? Maybe the law of conservation of energy says it is obvious that the useful work done by the machine can never be greater than the work done on the machine. Output energy कभी भी input energy से greater नहीं हो सकती. ठीक है. सो एक मशीन, कोई भी मशीन ऐसी नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 1 से ग्रेटर हो, है ना. मतलब 100% से ग्रेटर किसी भी मशीन की एफिशिएंसी नहीं है. ये ट्रू फॉल्स में कई बार पूछ लेते हैं. Thus, no machine can have an efficiency greater than 1 because output energy can never be more than the input energy. ठीक है.
अब मान लो आप एग्जाम्स देते हो, अब जितना एफर्ट आप लगाओगे ऑब्वियस आपके मार्क्स नहीं आएंगे ना, 100 से ऊपर तो आपके मार्क्स आ ही सकते, 105 तो आ ही सकते, एक्सेप्ट फॉर द अप्सरा बॉय हमारे स्कूल्स में, हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, राइट? ओके, चलो आइडियल मशीन की बात की जाए। एन आइडियल मशीन इज दैट इन विच देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अब डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? डिसिपेशन होता है डिग्रेडेड एनर्जी नहीं होती। अब डिग्रेडेड एनर्जी का होता है, अब मान लो कि आप लोग कुछ कर रहे हो, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक बल्ब को लाइट अप किया, आपका बल्ब चल रहा है। अगर आपने कभी देखा हो, जो बल्ब होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, हीट अप होते हैं तो वो एनर्जी जो है डिग्रेड हो रही है। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है, तो वो कुछ हीट और हीट में भी कन्वर्ट होती है, तो वो एक डिग्रेड एनर्जी, वो वेस्ट है हमारे लिए, उसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है? तो इसमें आइडियल मशीन्स जो होती हैं इनके अंदर कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का, ना ही फ्रिक्शन की तरीके से, ना ही हीट की वजह से। सो द वर्क आउटपुट इज इक्वल टू द वर्क इनपुट। ये मशीन्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बस हमने कंपैरिजन करने के लिए रखी हुई है। तो वर्क आउटपुट रखी हुई है, मतलब कि हम मान के चलते हैं इज इक्वल टू द वर्क इनपुट, ठीक है? अब एक्चुअल मशीन्स जो कि हमारी मशीन्स होती हैं, इनके पास ऑब्वियसली कि थोड़ा बहुत लॉस ऑफ एनर्जी होता है, कोई बार उनके पार्ट से वेयर एंड टेयर होकर फ्रिक्शन का लॉस लगे, बाय हीट का लॉस होता है, ठीक है? तो 100% एफिशिएंसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? द मूविंग पार्ट्स ऑफ इट आर नॉट परफेक्टली स्मूथ, फ्रिक्शनलेस नहीं होते, और अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, एंड जो बाकी पार्ट्स हैं वो रिजिड नहीं होते, एंड इसके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो वेलेस नहीं होते, ठीक है? द एनर्जी लॉस्ट इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन इट, ठीक है? Now, the energy lost in overcoming the force of friction between the moving parts of machine is the most common type of loss of energy in it. ठीक है? ये जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है ओवरकम करने में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मूविंग पार्ट्स के अंदर, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है एक तरीके से। पहले फ्रिक्शन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है? सो गाइस आई थिंक सो कि आपको ये समझ आ गया। नाउ इफ अ मशीन इज 80% एफिशिएंट, इट इम्प्लाइज कि 80% ऑफ टोटल एनर्जी जो है वो मशीन को सप्लाई हुई है एज यूजफुल एनर्जी, ठीक है? एंड जो रिमेनिंग 20% है एनर्जी का, वो सप्लाई हुआ है फ्रिक्शन को, हीट को, कुछ भी ऐसा वैसा, ठीक है? Okay, now the most important thing, relationship between efficiency, mechanical advantage and velocity ratio. ठीक है? अब work input क्या है? Effort into displacement into effort, है ना? And displacement of effort, and work output क्या है? Load into displacement of load. अब हमें पता है efficiency क्या है? Work output upon work input. तो कहना है इसे कि effort work output upon work input, इधर होगा वैसे, मैं इधर से पढ़ाती हूँ आपको। The efficiency is load into displacement of load upon effort into displacement of effort. तो load upon effort into displacement of load upon displacement of effort हो जाएगा। अब load upon effort का मतलब कि ये क्या हुआ? It is mechanical advantage. Displacement upon load upon displacement of effort क्या होता है? Velocity ratio. So efficiency is equal to ma into velocity ratio, है ना? तो ये हो गया हमारा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इनटू द एफिशिएंसी, ठीक है? तो मैकेनिकल एडवांटेज होती है मशीन की, वो किसके इक्वल होती है? एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो के प्रोडक्ट पे, है ना? अब एक आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 की इक्वल होती है, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द वेलोसिटी रेशियो, ओके? तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम होती है, क्योंकि आउटपुट वर्क इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट वर्क, सो एफिशिएंसी इज लेस देन 1 ड्यू टू द एनर्जी लॉस इन फ्रिक्शन, ठीक है? सो गाइस आई होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया, क्योंकि लिवर्स अभी सिलेबस में नहीं है, तो फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपको लिवर्स पे कराऊँ कुछ, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू नो कि आप क्या चाहते हो। लिवर्स आपके सिलेबस से कट हो चुके हैं बेसिकली, अगर आपको नहीं पता तो आपको मैंने बता दिया है, एंड अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए मुझे बता सकते हैं, श्योरली गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी वीडियोज और डालती रहूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोज़ देखने को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब टाइप्स की वीडियो मेरे चैनल पर आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर चीज़ की वीडियो डालूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियो, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ मैंने कोई वीडियो डाली है कि नहीं। और अपने फ्रेंड्स साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सके।
ओके, सो मिलते हैं आप लोगों को बाद में गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2।